हाँ भाई, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, उसका नाम है क्या, एजुकेशन कमीशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी एजुकेशन कमीशन आए हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए हों, चाहे वो इंडिपेंडेंस के बाद आए हों, एक बार उन पे फटाफट नजर मारनी है, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये अगर फलाना एक कोई एक कमीशन है तो वो एजुकेशन का है कि नहीं है, या किस चीज से रिलेट करता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। फटाफट कहाँ आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्या है टॉपिक? एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस, मतलब देश आजाद होने से पहले इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेके क्या काम किया गया, ब्रिटिशर्स ने क्या खिचड़ी पकाई। जैसे इंडिया के अंदर सबसे पहले जो बात शुरू हुई एजुकेशन को लेके, वो शुरू हुई चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, 1 लाख रुपए अलॉट किए गए कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन हम फैलाएंगे। जो इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा ब्रिटिशर्स को, तो क्या करना है, वेस्टर्न एजुकेशन फैलाना है इंडिया के अंदर। तो कैसे फैलाएंगे? अरे कुछ नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेज दो। क्रिश्चियन मिशनरी सर बेटा पादरी लोग, ओ माय होली गॉड वाले, तो उनको भेज दो। वो सब क्या करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन इंपार्ट करेंगे। कहां पे? इंडियन सोसाइटी पे। यहां से कार्यक्रम शुरू होता है अपना। फिर क्या हुआ, लॉर्ड मकॉले, इसका नाम तो सभी ने सुना है, तो भाई ने एक ऑर्डर निकाल दिया जिसका नाम था मकॉलेस मिनट। कब आया था? 1834-35 के ट्रांजिशन में आया। और क्या बोला इसने? इसने बोला कि भैया हमारी अंग्रेजी लैंग्वेज एक नंबर की है, तो हम केवल और केवल इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें नहीं पढ़ाएंगे। लोकल लैंग्वेज को वर्नैकुलर लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो जो भी काम चलेगा, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, सबका सब किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा। इसी के बेसिस पे 7 मार्च 1835 को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है, क्या? इंग्लिश। 7 मार्च 1835। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कौन? चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था आपका डलहौजी के टाइम पे 1854 के अंदर। क्यों आया था? ताकि चेक कर सके कि भाई वो जो मकौले ने जो ऑर्डर निकाला था वो सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ने अलग रिकमेंडेशन दिए। इसने क्या कहा कि भैया वो जो मकौले मिनट में लिखा हुआ था ना कि वर्नैकुलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे, इन्होंने कहा हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इंडिया के ऊपर आपको राज करना है तो आपको लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन होगी उसको आप लोकल लैंग्वेज में दो, लेकिन जो हायर एजुकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही दी जाएगी। और क्या बोला, अभी तक किसी भी कमीशन में जो भी ऊपर दो दो लॉ आए, इनके अंदर मास एजुकेशन की बात नहीं करी, मतलब सारी की सारी जनता को पढ़ाने की कोई बात नहीं थी। लेकिन चार्ल्स वुड में यह बात बोली गई कि भैया सारी जनता को पढ़ाना है। दैट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन एज्यूम्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पहली बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अच्छा, इसको ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। याद रखना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए आपके हंटर भाई साहब। हंटर कमीशन आए लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है जी, 1882-83 के आसपास आई ये। इस हंटर कमीशन को क्या और नाम दिया गया? इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई जो एजुकेशन सब्जेक्ट है ना, आप उसको सेंटर लिस्ट से हटा के स्टेट मतलब प्रोविंसेस के पास दे दो कि वो अपना काम खुद कर ले। एजुकेशन के रिगार्डिंग स्टेट अपना खुद ही लॉ बना ले। ठीक है। और क्या बात बोली इन्होंने? ये कहा कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, इन सबको भी थोड़ी थोड़ी पावर दो कि प्राइमरी एजुकेशन जो भी चल रहा है उसको लेके ये लोकल बॉडीज काम कर ले। ठीक है। उसके बाद सेडलर कमीशन आता है कब? 1917-18 में। इस टाइम पे आपका जो वायसरॉय हुआ करता था वो था चैम्सफोर्ड। ठीक है, वायसरॉय चैम्सफोर्ड। तो सेडलर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया? उन्होंने कहा कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ना अलग बोर्ड बनाओ। जैसे अभी तक प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक बोर्ड होता था, हायर के लिए अलग बोर्ड होते थे, तो इसने क्या बोला कि भाई सेकेंडरी के लिए भी अलग बोर्ड बना दो। और 3 साल का डिग्री प्रोग्राम ले आओ जो ऑलरेडी चल ही रहा है। और इंटर यूनिवर्सिटीज बोर्ड लेके आओ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, ठीक है, उनके बीच में भी आप एक बोर्ड बनाओ जो उन सब के ऊपर नजर रख सके। ठीक है। और ये बोर्ड बना भी था कब? 1924 में, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। 12 साल का जो स्कूलिंग प्रोग्राम है आपका यहीं से स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। उसके बाद एक हर्टॉग रिपोर्ट आई। हर्टॉग रिपोर्ट कहां से आई बेटा? साइमन कमीशन का नाम तो सभी ने सुना है। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर एक रिपोर्ट थी जिसका नाम है हर्टॉग रिपोर्ट, जो कि एजुकेशन से डील कर रही थी। उसके अंदर क्या बताया? उसके अंदर यह बताया कि जो 10वीं में जो एग्जाम दे रहे हैं ना इंडियंस, उसमें बहुत ज्यादा फेल कर रहे हैं। तो क्यों फेल कर रहे हैं वो जरा पता लगाओ, उसको सुधारो। और क्या बोला? ट्यूटोरियल वर्क इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर थोड़ा सा ट्यूटोरियल काम स्टार्ट करो, मतलब प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करो। और क्या बोला? सुपरविजन ऑन प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब रिपन के टाइम पे जो हंटर कमीशन आया था कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, जो भी लोकल बॉडीज हैं वो देखें, तो उनके ऊपर भी सुपरविजन करो। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश। और टीचर्स की सैलरी बढ़ा दो, ये काम तो होता ही था। क्यों? जितने भी बाहर से यूरोपियंस आ रहे हैं उन सबके तो ऑब्वियसली बढ़ाएंगे ही वो। और इसके बाद क्या आया? 1935 में आया वुड एबॉट कमीशन। वुड एबॉट कमीशन, इसने क्या बोला कि भैया प्रोविंशियल एजुकेशन, मतलब जो स्टेट के अंदर जो एजुकेशन चल रहा है उसमें जो किताबें छपेंगी ना, वो कौन देखेगा? उसके अंदर क्या मतलब उसके अंदर क्या कंटेंट जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? भैया टेक्स्ट बुक रिफॉर्म कमेटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से उंगली कर दी। अरे पहले जब तुमने स्टेट को दे दी है पावर बनाने की, तो बीच में क्यों उंगली कर रहे हो? लेकिन नहीं करनी है उनको तो। और क्या बोला? प्राइमरी टीचर्स की जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर प्रोविंसेस के पास बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो इसीलिए इन तीनों कमीशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए क्या बोल दिया गया? भैया ये बिक गई है गवर्नमेंट, हर एक में आप ओल्ड प्रोविजन लेके आ रहे हो, इंडियंस के लिए कोई फायदा हो ही नहीं पा रहा है। वही बात है भाई, एक पानी की बोतल है, उसका मटेरियल, उसका पानी निकाल के आपने दूसरे में डाल दिया और फिर कह दिया ये लो नई चीज ले आए हम तो। अरे नई चीज नहीं है भाई, बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जनता को अब तक बात ये समझ आ चुकी है, इसलिए जनता इनका क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी। फिर क्या हुआ सर? फिर 1937 के अंदर इलेक्शन हुए थे, ठीक है। कांग्रेस की 7 राज्यों में सरकार आई। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं भाई आखिर 7 राज्यों में सरकार आई है, एजुकेशन को लेकर कोई काम किया जाना चाहिए। तो इन्हीं के शिष्य थे कौन? जाकिर हुसैन। वो कहते हैं ठीक है गुरुजी, हम कुछ काम करते हैं। क्या काम करेंगे? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन लॉन्च करते हैं। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन गांधी जी की रिकमेंडेशन पे आई। कब? 1937 के अंदर। क्या बोला कि भाई जो भी टीचर्स की ट्रेनिंग होगी वो कहां पे? वर्धा के अंदर होगी, और कहीं पे नहीं होगी। हम यहां पे टीचर्स को सिखाएंगे कि वो किस तरह से एजुकेशन को फैलाएं लोगों के अंदर, ठीक है। थियोरिटिकल और वोकेशनल नॉलेज दोनों देंगे। इन्हीं को दोनों को कंबाइन करके बोला गया नई तालीम। अगर शब्द आ जाए कहीं पे कि नई तालीम किस चीज से एसोसिएट करता है, तो आपको क्या बोलना है? सीधा सीधा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन से, ठीक है। और क्या बोला? टॉक्स ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हो, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस भी था, लेकिन 2002 के अंदर उसको फाइनली हमने फंडामेंटल राइट बनाया, उसकी बात यहां पे की गई थी, ठीक है। और क्या बोला कि भाई स्किल डेवलपमेंट करना है लोगों के अंदर, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट। क्यों? ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल बन सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक रिपोर्ट आई लास्ट 1944 के अंदर, जिसे कहते हैं सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। इसके अंदर क्या बोला गया? भैया प्री प्राइमरी एजुकेशन वही जो प्ले स्कूल वाला होता है 3 से 6, फिर फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। जैसे बोर्ड बनाया जाता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, ऐसे ही एक बोर्ड बनाओ जो इन सब के ऊपर नजर रखेगा। लाइब्रेरीज की संख्या बढ़ाओ। और क्या करना है? टीचर को ट्रेनिंग दो, उनको मॉनिटरिंग कैसे करना है उनके ऊपर पूरी नजर रखनी है। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील की स्कीम, देख रहे हो, मिल्क एंड मिड डे मील, यहीं से प्रोविजन स्टार्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बना दो। क्यों बना दो? अरे जब इतना सारा आप काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट भी तो, नौकरी भी तो देनी पड़ेगी लोगों को। लेकिन कुछ इनका ये सब इसीलिए किया गया ताकि जनता को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा सके और कुछ नहीं। तो ये जो अभी तक हमने कमीशन पढ़े थे, ये थे प्री इंडिपेंडेंस, मतलब भारत के आजाद होने से पहले। अब सर बाद में, फिर बेटा बाद में आया सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन आपका, सबसे पहला राधा कृष्णन कमीशन, या इसे ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। 1948-49 के अंदर आया। जो आप नाम सुनते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ठीक है, इसी के तहत स्टैब्लिश किया गया था। और इसी के तहत आपका 1961 में एनसीईआरटी को स्टैब्लिश किया गया था। एनसीईआरटी इससे पहले 1920s के टाइम पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था, जो कि शरत चंद्र जी ने स्टैब्लिश किया था। उसी को कन्वर्ट करके 1961 में एनसीईआरटी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद कोठारी कमीशन आया
बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन, आपकी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, कब आया? 1964-66 में, ठीक है। इसने रिकमेंडेशन क्या दी? इसने बोला कि जीडीपी का 6% हिस्सा कम से कम एजुकेशन में लगना चाहिए। लेकिन भाई इस टाइम पे वॉर चल रही है, अभी देश थोड़ा स्टेबल नहीं है, ठीक है, भूखमरी आ रही है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, इसलिए एजुकेशन में हम ज्यादा पैसा नहीं लगा पाए, तब भी नहीं लगा पाए, आज भी हम 6% ही कह रहे हैं कि जीडीपी का लगा दो, आज भी हम 6% नहीं लगा पा रहे। लेकिन पहले से कंडीशन बहुत बेहतर हुई है, और यहीं पे हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया था, जो आज के टाइम पे आप देखते हो ना 10+2+3 साल की डिग्री जो प्रोग्राम पैटर्न चलता है, यहीं से आया था, ठीक है जी। ये था आपका कोठारी कमीशन। उसके बाद 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके थ्रू क्या किया गया? आर्टिकल नंबर 21A ऐड किया गया। ये क्या है? राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो कि पहले क्या था? एक डीपीएसपी था। और इसी के तहत एक एक्ट आ गया, कौन सा? राइट टू एजुकेशन या कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। उसके बाद 2015 में सुब्रमण्यम कमेटी आई, वो भी यही रिकमेंडेशन दे रही है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ, ऑल्दो हमें वो माइन्यूट चेंजेस नहीं पढ़ने। उसके बाद सर कस्तूरी रंगन कमेटी आई, कब? 2019 में। एंड फाइनली लास्ट में आपकी आती है सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आज भी क्या रिकमेंड कर रही है कि भाई 6% हमारा जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए। क्या क्या बात करती है कि भाई aims at increasing public investment to reach 6% of GDP in education system, ठीक है। right to education until class 12th at the age of 18। और जो एनरोलमेंट रेशो है, मतलब जैसे कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया लेकिन 10वीं से पहले ही छोड़ दिया, या 10वीं में एडमिशन लिया 12वीं कंप्लीट ही नहीं करी, तो वो जो एनरोलमेंट का रेशो है, हमें वो कम से कम 50% बढ़ाना है। कब तक? 2035 तक। आई बात समझ? ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन कमीशंस थे, जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद आए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई फीडबैक अपनी तरफ से देना है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। रिवाइज करते रहिए, आगे ही ऐसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए सबको जय हिंद।